देखिए हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल ऑफ फ्रॉम द डिवीजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, हमने उनको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया था। दो बड़ी ब्रांचेस बताओ कौन सी हैं? एक है फंडामेंटल और दूसरी क्या है? डिराइव्ड है। फंडामेंटल की दो फर्दर टाइप्स हैं, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। और डिराइव क्वांटिटीज की दो टाइप्स और हैं, वो कौन सी हैं? बेरियंस पहले डिराइव में आते हैं, हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स की दो टाइप्स कौन सी हैं? बेरियंस और मीसॉन्स। बेरियंस कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसकी एग्जांपल है। और दूसरी तरफ क्या है? मीसॉन्स। मीसॉन्स में क्या है? पायोन और कायोन। ये नाम मैंने आपसे कहा था कि आप याद कर लो। अब आप हेडिंग डालो लेप्टॉन्स। आज की पहली हेडिंग डालो लेप्टॉन्स। बस मेरे ख्याल में तो अगर आज हो जाए या कल हो जाए, बस तकलीफ फिर में बचा वेव्स और सुपरपोजिशन। हेडिंग डालो लेप्टॉन्स। अब देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि लेप्टॉन्स जो होते हैं उनकी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन्स। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इफेक्ट नहीं होते। ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो लेप्टॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस में नहीं होते, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो लिखिएगा leptons आर नॉट इफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। leptons आर नॉट इफेक्टेड leptons आर नॉट इफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हें यहां ये कॉन्सेप्ट समझना है कि लेप्टॉन्स क्या होते हैं। ये वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और शेल्स में घूम रहे होते हैं। अब लेप्टॉन्स हमारे नॉलेज में सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है पार्टिकल्स का। और आमतौर पे लेप्टॉन्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, मियॉन्स वगैरह। तो लेप्टॉन्स हमारे पास जो है वो लेप्टॉन्स जो हमारे पास वो 6 तरह के हैं। तो लिखिएगा there are 6 leptons. There are 6 leptons. There are 6 leptons along with their 6 anti-leptons. There are 6 leptons. मैंने आपको बताया था जितने पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में उतने ही उनके क्या हैं? एंटी पार्टिकल्स हैं। There are 6 leptons along with 6 anti-leptons. नहीं, बिल्कुल हेड्रॉन तो है ही नहीं सकता ना। हेड्रॉन तो वो है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब जरा बोर्ड पे देखो, लेप्टॉन्स कॉन्सेप्ट बनाओ। लेप्टॉन्स क्या होते हैं? लेप्टॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, शेल्स में होते हैं। उनकी टाइप्स देखो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन, मियॉन न्यूट्रिनो, टॉ न्यूट्रिनो। ये 6 हैं। अच्छा, ये जो 6 हैं इन सब के अपने अपने एंटी पार्टिकल्स भी होंगे। तो 6 ये हैं, 6 इनके एंटी, टोटल 12 हो जाते हैं। तो अब ये लिस्ट कॉपी होगी। देयर आर 6 leptons। अब तुम्हें सबसे ज्यादा जो नाम मशहूर है वो तुम्हें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन है। वालेकुम अस्सलाम। हमने क्या बताया? आज का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बना कि हमारे कोर्स में लेप्टॉन्स
6 टाइप्स के हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स, ये उनकी लिस्ट है। अब ये याद रखो कि हर पार्टिकल का नेचर में उसका क्या है, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है। तो जैसे अब तुम इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। लेप्टॉन का 0 बैरियन नंबर होता है और 0 उसकी स्ट्रेंजनेस होती है। आज का थर्ड कॉन्सेप्ट ये कॉपी होगा। leptons have 0 baryon number and 0 strangeness। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। leptons have 0 baryon number and 0 strangeness। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स और हम उसमें डील कर रहे हैं वो छोटे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर हैं वो हेड्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर है उनका नाम क्या है, लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स की 6 टाइप्स हैं, 6 वर्जन्स हैं, 6 फ्लेवर्स हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, ये तो फंडामेंटल हैं, लेकिन प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल क्यों नहीं है, क्योंकि ये फर्दर ब्रेक हो सकते हैं। अब लिखिएगा, electrons and quark are fundamental particles। लिखिएगा, electrons and quarks are fundamental particles। ये इनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये कहता है नेम फ्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स। फिर लाइन चेंज करके लिखो कि proton and neutron are not fundamental particles। Proton and neutrons are not fundamental particles। अब यहां तुम एक समरी देखो, ये मैं ग्रुप पे डालूंगा, तुम इसको भी गौर से देखना। देखो पार्टिकल्स की 2 टाइप्स क्या है, जो हमने बोर्ड पे देखो पार्टिकल की 2 टाइप्स क्या है। तुम इसको ज़हन में बिठाना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, फिर आप इसको पहले याद कर लो। लेकिन असल चीज ये कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल्स की 2 मेन क्लासेस हैं, एक हेड्रॉन्स और दूसरी लेप्टॉन। में मशहूर नाम कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, मियॉन, न्यूट्रिनो। और हेड्रॉन्स में मशहूर एग्जांपल कौन सी हैं, बैरियन और मिसॉन। फिर आगे उनकी एग्जांपल लिखी हुई है। चलो अब 2 लाइनें छोड़ो और हेडिंग डाल दो, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलो अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस में कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं, तो कौन सी, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, ये वो इंटरैक्शन होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस ब्रेक होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये है तो वीक लेकिन ये न्यूक्लियस को वीक कर देती है, न्यूक्लियस को तोड़कर उसमें बीटा डीके कॉज कर देती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द इंटरैक्शन it is the interaction it is the interaction inside the nucleus which causes beta decay। it is the interaction inside the nucleus which causes beta decay। चलो कॉन्सेप्ट रिपीट करो, बताओ। 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है, उसको टूटने नहीं देती। तो फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वो न्यूक्लियस को तोड़ना चाहती है, न्यूक्लियस के अगेंस्ट है। लेकिन हमारा कोर्स कहता है कि ये याद रखें कि वो कौन सा डीके कॉज करेगी, बीटा डीके।
जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो कौन सा डीके कॉज करेगी? बीटा डीके। ये खास तौर पे याद रखना है। चलो अब दो लाइनें छोड़ के हेडिंग डालो, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डीके इन टर्म्स ऑफ अ सिंपल क्वार्क मॉडल। ये पूरी हेडिंग है। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट पहले बना लो कि बीटा माइनस क्या होते हैं। रिमेंबर, बीटा माइनस आर इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर बीटा प्लस क्या होते हैं? बीटा प्लस आर पॉजिट्रॉन्स। ये तुमने याद कर लिया। जब एक न्यूट्रॉन डीके करेगा तो वो एक प्रोटॉन बनेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको कहते हैं न्यूट्रॉन बीटा डीके। यहां पर मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि जो क्वार्क्स होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं? जो क्वार्क्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जुड़ते हैं। तो जब एक बीटा प्लस डीके होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब बीटा माइनस डीके होता है तो क्या होता है? न्यूट्रॉन किस में चेंज हो जाता है? प्रोटॉन में। अब आपको ये क्वार्क्स दिया मत, ये एएस का रिजल्ट भी हो सकता है और क्वार्क्स भी हो सकता है। चलो ये कॉपी करें। चलो जब बीटा प्लस डीके होगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आती है? प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन। और जब बीटा माइनस डीके होगा तो उसमें क्या चेंज आएगी? न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। ये वो शीट है जिसको कहा जाता है कि ये इस चैप्टर की इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट शीट है। ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं करवा रहा हूं। 2 क्लासेस हो गई मुझे इसको दी मैंने। ये उसका पूरा समरी है, यानी ये वो शीट है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और तुम्हें एमसीक्यू में भर भर के मिलेगा। ऊपर लिखा हुआ है समरी ऑफ बीटा प्लस डीके और नीचे लिखा हुआ है समरी ऑफ बीटा माइनस डीके। मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने वो समरी बनाई है, ऊपर से मैंने जितना काम करवाया सारा उसको मैंने समराइज किया। अब तुम इसको कॉपी करो, मैं इसको ग्रुप पे भी डालूंगा, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम इसको अपने नोट्स में डालो और इसको मार्क कर दो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त शीट है। यानी पूरा चैप्टर एक तरफ रखो पेपर 1 के ऊपर ना, पेपर 1 में पूरा चैप्टर एक तरफ है और ये वाली शीट इस वक्त एक तरफ है। और इसमें वो सारी चीजें हमने इकट्ठी की हैं जो तुम्हें रट के जानी है फॉर बीटा प्लस बीटा माइनस। सर ये बाई के बाद कौन सा ई था? हम्म। ये ई इलेक्ट्रॉन है। नहीं, तुम पहले पहले वाले डब्बे में। हाँ पहले वाले डब्बे में बाई के बाद जो ई इसमें हाँ, वो जो ई लिखा है वो इलेक्ट्रॉन है और वो जो टेढ़ा सा वी लिखा है वो न्यूट्रिनो है। वो जो ऐसे स्टाइलिश सा वी है ना, ये जो ऐसे करके बना हुआ है ये, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। और जिस चीज के नीचे या ऊपर एक डैश आ जाएगा उसका मतलब है उसका एंटी वर्जन है। जिस भी पार्टिकल के ऊपर एक डंडी आएगी या नीचे आएगी वो उसका एंटी पार्टिकल है।
उसमें यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है मेरे ख्याल में। नहीं, बुनियादी फर्क सबसे हर बॉक्स में जो आखिरी लाइन लिखी है वो बेसिक फर्क है। जब एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में चेंज होगा तो ये बीटा प्लस डीके होगा, और जब डी से यू बनेगा तो ये बीटा माइनस होगा। ये इसका मेन आइडिया। ये सारा गेम पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था ना, ये क्वार्क मॉडल है। चलो अब हेडिंग डालो, तो जल्दी करो। हाँ मैं तो देख के कर। सही है न्यूट्रिनो हाँ, ये न्यूट्रिनो था ना, पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था ना, ये वाला देखो, ये सिंबल, कल हुआ था। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। कुछ नहीं होता यार उस्मान, सर का तबीयत बहुत एग्जाम होते रहते हैं यार, नहीं मैंने की छुट्टी। जरा जल्दी करो। There is always a November after a June, and there is a June after a November. You don't want to see that now, man. हम्म, You don't want to see it. अभी तो जून भी नहीं देखने का। आप नहीं देखना चाह रहे ना, वो तो आपको देखना चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि आप दिखते रहें। चलो, सात भी बहुत है। जो एएस में हाल होता है ना, उसमें एक कभी कभी एक बच्चा भी नहीं होता। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, मैंने ओ लेवल में एक हफ्ता पढ़ा था, ए आया, तब 2 हफ्ते पढ़ लूंगा तो ए आ जाएगा। तो ये वो चीज है जो हर, अब देखो ना इस वक्त कितने बच्चे बैठे हैं, तो ये कोई मसला नहीं है, ये हर साल का मसला है, तो इसमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। इट्स एन इकोनॉमी साइकिल। जीएम ट्यूब, ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसकी कोई डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सिर्फ ओ लेवल का एक कॉल है कि जीएम ट्यूब एक अपरेटस होता था, जो गीगर म्यूलर ट्यूब जो था, तो ये बेसिकली एक अपरेटस था जो इसलिए लगाते थे ताकि हम अल्फा बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकें। ये टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, ये रेफरेंस है सिर्फ, इस पे कोई सवाल नहीं आता, और लेटेस्ट पेपरों में इनका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस कोशिश करो कि कुछ दिन जो आप क्लासेस हैं उसमें कंसंट्रेट करो, मोबाइल को अपने से अलग करो, आगे आपकी चॉइस है, बाकी कोई इशू किसी। मॉक तो ये लोग अनाउंस करेंगे, 20 मार्च होगा, 25 मार्च ऐसे कुछ होगा, आई डोंट नो। तो ज्यादा मैं कॉलेज बंद हो जाएंगे रमजान में। नहीं नहीं, रमजान में क्यों बंद होगा, अल्लाह ना करे कोई जंग थोड़ी हो रही है। रमजान में मुझे नहीं पता, ये मैंने थोड़ी बंद करने। ए लेवल में ये चीजें मैटर नहीं करती, मैंने आपको बताया ना, इस ये ओ लेवल से पहले की क्लास 7-8 की बातें हैं कि मैं छुट्टी करूंगा, फिर मैं घर जाऊंगा, मैं सुबह नाश्ते में क्या हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए लेवल इन चीजों से बिल्कुल अलग है, ये आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा, कोई 1-2 महीने की बात है। रमजान में आना है नहीं आना, सुबह सहरी में क्या खाना है, इट डजेंट मैटर, परफेक्टली आउट ऑफ इट। चलो हेडिंग डालो, जीएम ट्यूब। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि जीएम ट्यूब क्या होती है। जीएम ट्यूब एक ऐसा अपरेटस है जो रेडियो एक्टिव रेस को पिक करता है। मसला क्या है कि रेडियो एक्टिव रेस जो होती हैं वो हमें नजर नहीं आती, ना फील होती हैं, इमीडिएट कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, तो बहुत खतरनाक। लेकिन खुदा ना करे अगर किसी पर ये रेस पड़े तो फौरी तौर पे कुछ ऐसा बड़ा मसला नहीं होता उस वक्त, अगर मामूली रेस है। तो हमने एक अपरेटस बनाया, इसकी शक्ल देखो ऐसी थी। ये अपरेटस हमने बनाया जीएम ट्यूब, और इसको हम रखते हैं जहां हमें पता करना हो कि रेडिएशन कितनी है। तो लिखो, GM tube is an apparatus used to identify GM tube is an apparatus used to identify ionizing radiations. ठीक है, अब ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। अब ये अपरेटस, इसकी शक्ल ऐसी होती है, आपको इसकी कोई वर्किंग नहीं चाहिए, बस आपको ये पता हो कि जीएम ट्यूब लगाते क्यों हैं। ये सेंसर है, जैसे डिटेक्टर्स होते हैं ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के सेंसर होते हैं, वाईफाई के, हमारा मोबाइल फोन एक वाईफाई का सेंसर है, तो ये सेंसर होता है और इससे पता चलता है कि यहाँ पर रेडिएशन है या नहीं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। इसको रखने का ये तरीका होता है कि इसको रेडियो एक्टिव सोर्स के सामने रख देते हैं, और फिर इससे जो रीडिंग आती है उसको कहते हैं काउंट रेट। इसका रीडिंग जो होती है वो काउंट रेट होती है, और उसी का तुम्हें पेपर में जिक्र मिलेगा।
ये हमें बताता है कि यहां पर इस वक्त कितनी रेडिएशन मौजूद है। ये कॉपी करें। हमारा चैप्टर कितना रहता है? दोबारा पूछो बेटा। ये हमारा चैप्टर कितना रहता है? ये तो खत्म हो रहा है। इसको छोड़ दो, जो रहता है, जो किया हुआ उसकी फिक्र करो। ये कोई इशू नहीं है, इसकी फिक्र निकल जाओ उससे। तो देर से सर उससे पहले सब कुछ है, बस बैठने का मसला है। असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि आप कितनी देर बैठ जाते हैं और आप एक टॉपिक से आप कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। असल गौज ये है, बाकी रहता क्या है उसका क्या होगा कोई इशू नहीं, इसकी बिल्कुल आप सोचो ही नहीं। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, इतना मटेरियल मौजूद है कि रिसोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हाउ मच टाइम यू कैन सिट एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन डू फ्रॉम वन चैप्टर। चलो, अब ये जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का, इसका ये आखिरी टाइटल है, गीगर मार्सडन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक कम कम आता है, मैंने आपको हर टॉपिक पे गौज करवाया है। आप वो गौज करते जाओ, सिलेबस के एंड तक अपनी मार्किंग करके उठो, क्योंकि ए लेवल में कोई लास्ट ओवर नहीं होता, कोई सपोर्टिव वर्कशॉप हेल्पफुल नहीं उस तरह होती, क्योंकि साइज इतना बड़ा है और पेपर का मार्किंग लेवल इतना हाई है कि तुम अगर अपनी मार्किंग अभी करोगे तो तुम्हें उसका फायदा होगा। ये टॉपिक ये टॉपिक हर साल आने वाला टॉपिक नहीं है, आजकल ये वैसे ही बैक बर्नर पर है। हेडिंग डालो, ईगर मार्सडन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पूरी हेडिंग है। ओ लेवल सपोर्टेड टॉपिक है। ये मास्टर अल्फा नाम तो पता है। अच्छा सर ये वही है, बीच में गोल्ड प्लेट आती है। ओ लेवल सपोर्टेड है। अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया था, आप गौर से समझिएगा। देखिए, मैंने आपको हमेशा समझाया, अब सेशन खत्म हो रहा है, कि देखो एएस में तुम्हें हर चीज के बारे में उसकी इंडेक्स याद होनी चाहिए, वो कहां पर आता है, वो कौन से चैप्टर में है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डिटेल नहीं पूछेगा, ये सबसे अच्छी बात है कि वो टॉपिक को खोलेगा नहीं। खतरनाक मसला ये है कि इससे बहुत बड़ी मेमोरी बनानी पड़ती है इन चीजों की, कि कौन सा टॉपिक किस तरह पूछेगा। अब देखो, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया बहुत अरसा पहले। इनका टारगेट ये था कि एटम को एनालाइज करो, एटम के अंदर जाओ और देखो कि उसके अंदर कैसा है। इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप साइड हेडिंग दो, इंट्रोडक्शन, उसमें लिखो टू एनालाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन लोगों का टारगेट ये था कि एटम को एनालाइज करके देखो। अब उस जमाने में इनको ये नहीं पता था कि एटम अंदर से कैसा होता है। तो दिस वाज अ टाइम व्हेन दे डिसाइडेड टू लुक इनटू द एटम, इट्स लाइक अ प्रोब। जैसे अभी इन्होंने कहा कि इसका एक अपरेटस था ओ लेवल में, और वो अपरेटस क्या था कि हमारे पास एक गोल्ड फॉइल थी और उस पर हमने लेड लाइन बॉक्स रख के अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। जरा बोर्ड पे देखना गौर से। देखो, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स था। जैसे सामने एक दीवार है ना, तुम उस पर कोई बॉल मारो तो बॉल क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर ये दीवार है, मैं उस पर बॉल मारूं तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? बॉल क्या करेगी? बॉल टकरा के वापस आएगी। अच्छा, अगर मैं बॉल मारूं दीवार पे, बॉल बॉल जो है वो दीवार से गुजर जाए, तो आपको हैरत होगी, जैसे हॉरर मूवीज में दिखाते हैं। क्या? अगर
एक दीवार है, उसमें मैं बॉल मारूं, बॉल टकरा के वापस आनी चाहिए, लेकिन अगर बॉल मैं मारूं और बॉल दीवार के आर पार निकल जाए, तो ये एक डर वाली बात है। जैसे उन्होंने सही बात की, सोचने की बात, ये कैसे हो सकता है, इसमें यूजुअल क्या है? अनयूजुअल ये है कि बॉल, जरा सोच के मेरी बात सुनिएगा, अगर आप ये मेरी बात समझ गए तो आपको ये पूरा, ये वाला टॉपिक पूरा समझ आ जाएगा। दीवार से बॉल टकरा के वापस आनी चाहिए, क्योंकि दीवार और बॉल दोनों सॉलिड है, तो फिर बॉल हवा से कैसे गुजरी? वहां से भी तो वापस आ सकती थी। जवाब यह है कि वो मीडियम, वहां पर गैप बड़ा है, वहां पर स्पेसेस ज्यादा है। इन्होंने यही सोच के अल्फा पार्टिकल्स उठा के गोल्ड फॉइल पे मारे। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे मारे, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, बोर्ड पे देखना, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के अंदर से गुजर गए। अब ये बड़े हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सॉलिड है, इसको तो वापस आना चाहिए। मेजॉरिटी गोल्ड फॉइल, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स, अगर तुम इसको देख सको गौर से, थोड़ा इस पे प्रोजेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त एक छोटी सी जिफ बनी हुई है, वो दिखा ये रहे कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल से गुजरने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ट हुए, लेकिन मेजॉरिटी उसके थ्रू गुजर गए, मेजॉरिटी उसके थ्रू गुजर गए। अब इन्होंने सोचना शुरू किया कि जरा बोर्ड पे देखना ये कैसे हुआ। हाउ कम द अल्फा पार्टिकल्स वेंट थ्रू द गोल्ड फॉइल? इनको ये समझ आया कि जरूर एटम के अंदर वेकेंट स्पेसेस हैं, जैसे हमारे घरों में खिड़कियां होती हैं, उनसे बॉल निकल सकती है, इसी तरह एटम के अंदर खाली स्पेसेस हैं, और वहीं से ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो वहीं से पेनिट्रेट करके निकल रहे हैं, और इससे इनको ये पता चला कि एटम का मेजॉरिटी वॉल्यूम एम्प्टी होता है। तुमने हेडिंग डाली थी इंट्रोडक्शन, उसमें लिखिएगा कि, अब साइड हेडिंग दीजिएगा वर्किंग, साइड हेडिंग दीजिएगा वर्किंग, और उसमें लिखिएगा कि अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड ऑन अ गोल्ड फॉयल, अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड ऑन अ गोल्ड फॉयल were bombarded on a gold foil फिर उसके बाद साइड हेडिंग दो ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हेडिंग डालो ऑब्जर्वेशन। अब उनको तुम्हें इस ऑब्जर्वेशन को गौर से समझना है कि हम इसमें दिखाना क्या चाहते हैं, कि इन्होंने उस वक्त जीएम ट्यूब के थ्रू देखा क्या। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको स्पार्क से नजर आएंगे, आप ये देखेंगे कि क्या बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के आर पार हो गए। ये वो चीज थी जिससे ये कंफ्यूज हुए। इस दीवार से कुछ नहीं निकल सकता, लेकिन इस खिड़की से निकल सकता है अगर ये खुली भी है। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि मटेरियल के अंदर, हर चीज के अंदर हमें देखने की हद तक तो वो सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गैप हैं। ये वो थ्योरी थी जिससे इनको पता चला कि एटम सॉलिड नहीं होता, दिखता सॉलिड है लेकिन वो असल में सॉलिड नहीं होता, जो पार्टिकल उसमें घुसते हैं वो बहुत सारे आर पार हो जाते हैं। साइड हेडिंग दीजिएगा ऑब्जर्वेशंस, एटम कंसिस्ट ऑफ वेकेंट स्पेसेस। वेकेंट स्पेस, मतलब बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होती है। हाँ, तो अब देखो साइड हेडिंग डालो ऑब्जर्वेशंस, उसमें बुलेटिन है, द मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिविएटेड, स्क्रीन पर भी है, ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डालो, द मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिविएटेड। Second bullet, a few were deviated, a few were a few were deviated by small angles, हल्की हल्की डिफ्लेक्शन, less than 10 degree. Third bullet, even fewer
a very small proportion were deviated by large angles. Third bullet, कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, तकरीबन हर वापस आ गए। सर जो गोल प्लेट है उसके अंदर स्पेस है। जो गोल्ड प्लेट है, जैसे तुम्हारा ये स्क्रीन है, ये इसमें अगर कुछ चीज अंदर चली जाए तो इसका मतलब इसमें गैप है। वो जो गोल्ड फॉइल है उसमें खिड़कियां सी बनी हुई है, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक, और वो एटम्स के अंदर गैप है। तो तीसरा बुलेट लिखो, इवन फ्यूअर, a very small proportion were deviated by large angle less than 90. अब साइड हेडिंग डालो, कंक्लूजन। साइड हेडिंग डालो, कंक्लूजन। अब जरा बोर्ड पे देखना मेरे साथ, देखो। अब रदरफोर्ड इनको हेड कर रहा था, उसने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या है न्यूक्लियस में कि पॉजिटिव पार्टिकल ऐसा घबरा कर इधर उधर मुड़ रहे। जो चीज पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर सकती है वो खुद भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होता है। तो ही थॉट अबाउट अ वेरी आउटस्टैंडिंग आइडिया कि न्यूक्लियस जैसी कोई चीज है, यानी उसने सोचा कि अंदर तो ये खाली है, लेकिन अंदर कोई ऐसा सॉलिड मौजूद है जो कि पॉजिटिव भी है, जो पार्टिकल्स को इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे पहली मर्तबा न्यूक्लियस का आइडिया बना। और से देखते हैं इस डायग्राम को। रदरफोर्ड ने कहा कि जरूर एटम के अंदर एक ऐसा सेक्शन है, यहां देख लो, यहां पर देख, हर एटम के अंदर जरूर एक ऐसा सेक्शन है जो कि बिल्कुल सॉलिड है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो पार्टिकल्स को रोक रहा है। सो उसने ये कहा, उसका कंक्लूजन ये था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। अब साइड हेडिंग दो, कंक्लूजन, और उसमें लिखो, मोस्ट ऑफ द मास एंड चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। Most of the mass and charge is concentrated in a very small nucleus, which is positively charged, which is positively charged, which is positively charged. Second bullet, the nucleus is very much smaller than the whole atom. The nucleus is very much smaller than the whole atom, so most of the atom is empty space. So most of the atom is empty space. इनका ये ख्याल था, दोबारा ये जरा डायग्राम देखो, इनका ये ख्याल था कि एटम का मेजॉरिटी वॉल्यूम खाली है। जैसे एक फुटबॉल स्टेडियम हो ना, और उसके बीच में फुटबॉल रखी हो, स्टेडियम पूरा खाली हो, उस तरह का कंपैरिजन था। इतना बड़ा एरिया खाली था। अब लाइन चेंज करो और लिखो कि दिस एक्सपेरिमेंट, इससे ये प्रूव हुआ था कि हर एटम में न्यूक्लियस होता है। लिखो कि दिस एक्सपेरिमेंट is an evidence, for the presence of a nucleus in an atom. सर तो इसमें दो चीजें प्रूव हुई, एक न्यूक्लियस इज पॉजिटिव और So nucleus is size wise is very small compared to atom. Yes. So evidence for the presence of a nucleus in an atom.
अब यहाँ एक सवाल, जैसे ये लोग हमेशा छोड़ते हैं बच्चों को ट्रैप करने के लिए, एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर इन लोगों ने अल्फा पार्टिकल क्यों इस्तेमाल किए, बीटा क्यों नहीं किए। बीटा पार्टिकल्स का मसला ये होता है कि बीटा पार्टिकल्स एक स्पीड पे ट्रेवल नहीं करते। बीटा पार्टिकल्स रोड पे चलती हुई गाड़ियों की तरह होते हैं, इनमें से कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करते हैं, इसलिए आप उनको यूज नहीं करते। लाइन चेंज करके लिखिएगा कि बीटा पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल एट द सेम स्पीड beta particles do not travel at the same speed. Beta particles do not travel at the same speed, so they are not used in this experiment. They are not used in this experiment. उसके बाद अब इसके अलावा बीटा पार्टिकल तो वो अट्रैक्ट होंगे वो तो बात तो वही है ना, तो अट्रैक्ट होंगे तो भी मुड़ेंगे ना, नहीं, अट्रैक्ट होंगे तो भी मुड़ेंगे, तो भी उसकी तरफ मुड़ेंगे ना फिर। तो उसकी इनके तरफ पास मसला ये था कि वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता क्योंकि बीटा पार्टिकल्स अपनी स्पीड की वजह से भी मुड़ते। अच्छा, अब ये छोटी सी एक हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट एस्टिमेट्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसमें जो एस्टिमेट तुम्हें याद करना है, मैं जो अभी तुम्हें चाहूंगा कि तुम अभी जरूर उसको कॉपी करो, बाकी मैं ग्रुप पे डालूंगा। इसमें तुम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को याद कर लो। ये है 10⁻⁻10। ये क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मैंने उसको बॉक्स बनाया, तो तुम हेडिंग डालो और उसके बाद ये जो मैंने बॉक्स बनाया, सिर्फ बॉक्स कॉपी कर लो। इसको तुम्हें मेमोराइज करना है। कुछ ऐसे एस्टिमेट्स होते हैं, एस्टिमेट बड़ी मुसीबत है, एक बड़ा खतरनाक टॉपिक है एस्टिमेशन जो है। इसमें तुम्हें उसमें इंपॉर्टेंट एस्टिमेशंस जो हैं उनको याद करना है। क्या है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? 10⁻⁻14 मीटर। इसके बाद अब पेज बदल दो और हेडिंग डालो जनरल वेव प्रॉपर्टीज। हाँ, अब तो अब आज रह कितने गए? ये नया यस, हेडिंग क्या है? जनरल वेव प्रॉपर्टीज। सही बेटा बातचीत रोको प्लीज। पहले हेडिंग फाइल की बोली कौन सी वाली? इम्पोर्टेंट उसमें लिखवा है ना, एक लिखवा है ना। हाँ, वो बेसिकली याद मुझे एक करवाना है ना। वैसे तो 3-4 है, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन इनमें से जो आता है वो एक है। हाँ, आप हेडिंग डालो जनरल वेव प्रॉपर्टीज। हाँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। देख लो, उस टॉपिक का शायद ये ख्याल ना हो। इट्स अ टू वे ट्रेड ना, तो आमतौर पे मेरे ख्याल में मैं पिछले वाले की बात पहला पेपर की बात कर रहा हूँ, पिछले वाले जो चल रहा था वो खत्म, बस ठीक है, बस छुट्टी में सर ये नहीं आप चलो हेडिंग डालो जनरल वेव प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो और उसमें लिखो अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर आजकल इसका मैं आपको वो बता देता हूं जो इसका ट्रेंड है। ये और सुपरपोजिशन दोनों मिलकर एक सवाल बनाते हैं। जैसे डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स मिलकर आते हैं ना, जुड़ के आते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट क्लब होके आते हैं। ये क्लब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप क्लब सवाल कर रहे हैं
तो फिर आपको दोनों चैप्टर आने चाहिए। ये और सुपरपोजिशन आजकल दोनों क्लब है, तो आप इसकी टैगिंग लगाइएगा, इसकी टैगिंग लगाइएगा क्लब विथ सुपरपोजिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैग होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि ये चैप्टर अकेला अपना क्वेश्चन जनरेट नहीं करता, ये क्लब करता है किसके साथ? सुपरपोजिशन के साथ। चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट, वेव क्या होती है? वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जब हम बात करते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं, ये सब वेव्स है ना। तो वेव क्या चीज ट्रांसफर करती है? वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो हेडिंग डालो, चैप्टर की पहली हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन, और उसमें लिखो कि वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव is a mode of energy transfer without the transfer of mass. Wave is a mode of energy transfer. Wave is a mode of energy transfer without the transfer of mass. मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये एनर्जी ट्रांसफर है, आप ये स्क्रीन देख रहे हैं तो ये एनर्जी ट्रांसफर है। चलो, हाँ, दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालो, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसकी क्लासिफिकेशन, तो मुझे इसको ओ लेवल से कनेक्ट करके देना और मुझे बताना कि हमने ओ लेवल में इसके बारे में क्या पढ़ा था। वेव्स की दो टाइप्स हैं, लिखो, नंबर वन मैकेनिकल, नंबर वन है मैकेनिकल, और नंबर टू क्या? यस, ये कॉपी करो। बस होने वाला है, तुम्हें क्या करना बेटा, ये इसको आगे चलाओ जरा, फिर नाम लिखो अपना, और नाम आज के पहले अपना नाम लिखो आज का, और आगे साइन कर दो, अटेंडेंस शीट है। बैठ जाओ आराम से बैठ के। हाँ भाई, अब बताओ, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? मैकेनिकल वेव ये वो वेव्स होती हैं जो बगैर मीडियम के ट्रेवल नहीं करती। जैसे मास होता है, वाटर वेव्स होती है ना, बगैर वाटर के ट्रेवल नहीं करती। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी थी? आई डू नॉट नीड अ मीडियम। जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता। अब उसी के साथ 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 लिख लो, अब a material medium is needed, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आएगा a material medium is not needed। ना अपना नाम अपनी हैंड राइटिंग में लिखिएगा ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए, और ये अपडेट कॉपी होगा। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक वो जो बगैर मीडियम के ट्रेवल नहीं करती, जैसे साउंड है, साउंड बगैर मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो बगैर मीडियम के ट्रेवल करती हैं। अब हेडिंग डालो, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। ये जो तुम शीट देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये इन दोनों चैप्टर्स का एक तरह से सिलेबस है। ये जो दो चैप्टर्स हैं, एक का नाम है वेव्स, एक का नाम है सुपरपोजिशन। ये दो चैप्टर्स हैं। सुपरपोजिशन को रेट किया जाता है कि वो हमारा एक मुश्किल चैप्टर है, हाईएस्ट रेटेड चैप्टर है। देखो, वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है, बेटा तुम ले लो, एक कहलाता है प्रोग्रेसिव वेव, एक कहलाता है प्रोग्रेसिव, और दूसरी क्या कहलाती है? स्टेशनरी। जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं उनकी दो टाइप्स कौन सी हैं? बोर्ड पे देखो, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये तुम्हारा वेव्स का पूरा सिलेबस है। ये वो दो चैप्टर्स हैं जिनको हम आखिर में करते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी फ्लैश होती है। ये कॉपी करिएगा।
ये कॉपी कर लें और आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। यार सुन रहे हैं, आई डोंट नो, सुनने में आ रहा है कि कल छुट्टी हो जाएगी। हो सकता है वो कोई उर्स वगैरह है। पिछले साल तो छुट्टी हुई थी, जी तो अब पता नहीं।